तालियों के साथ आवाज़ों का शोर भी था जो इसके खामोश होते ही गूंज उठा था। वो इस पर ज़रा सी झुकी और नरमी से अपने हाथ के अंगूठे से इसकी बंद पलकों को साफ़ किया था। हस्बे तवक्को अंगूठे के पोर पर नमी आई थी। इसने नर्म लम्स पर महदस ने अपनी आंखें खोल ली। गुलाबी डोरे इसकी आंखों को किस कदर जाजिब नज़र बना रहे थे, ये इस पल कोई हुरब सुल्तान से पूछता। वो अपने सुर्ख पड़ते लब सख्ती से भींचे इसे ही देख रहा था। हुरब को पता भी नहीं चला कि कब, लेकिन इसने अपने हाथ इसकी जानिब बढ़ाए थे, जैसे इसे अपनी बाहों का सहारा दिया था। महदस ने अपने मजबूत हाथों से इसके हाथ थाम कर खड़े होने की कोशिश की थी। इन दोनों के एक साथ खड़े हो जाने पर शोर मज़ीद बढ़ा था, मगर इस पल महदस इब्राहिम के समाते हर किस्म की आवाज़ सुनने से बेबहरा हो चुकी थी। इसके समाते महज हुरब की गहरी सांसों की आवाज़ सुन रही थी। आंखें महज इसकी भीगी बादामी आंखें देख रही थी। एक हाथ इसके कंधे पर रखकर सहारा लेते हुए महदस ने दूसरा हाथ इसकी नाजुक कमर के गिर्द बांधा था। वो खोया खोया से इसकी आंखों में देख रहा था। आई लव यू, बिना पल के झपकाए वो ठहरे हुए लहजे में बोला था। हुरब की सांस रुक गई। वो वाकई एक मजबूत जसामत का हामिल मर्द था। इसका 20% बोझ सहारना भी हुरब के बस की बात नहीं थी। वो बेखुद सा होकर इसकी पेशानी पर झुका था। हुरब का तनफ़ुस तेज़ से तेज़ तर हुआ था। वजह इसके कमर पर महदस की सख्त गिरफ्त थी। इसके नर्म लबों ने शिद्दत से हुरब की भवों के दरमियान शुरू होती नाक को छुआ था। महदस, वो मिनमिनाई। चंद पल यूं ही इसे महसूस करता रहा, फिर सीधा हुआ। लब आफिया मुस्कुराए थे, जबकि वो वहशतज़दा निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। पेशानी इसके लम्ब से दहक उठी थी। आई सेड आई लव यू, अपने अल्फाज दोहराते हुए इसने मोहब्बत से इसने अपने सीने से लगा लिया, और हुरब को लगा इसका इजहार मोहब्बत इसे आज शिकस्त फाश दे गया है। वो इतने हजूम में इसके दिल की धड़कनें सुनती बदहवास हो रही थी। हाथों पैरों में सनसनाहट सी फैल रही थी, क्योंकि बिलाशुबा वो इसकी ज़िंदगी का पहला मर्द था जो इसे पूरे इस्तेहकाक से छू लिया करता था। हुरब का दिल इसके सीने से लगे अपने ही कान में धड़कने लगा था। वो पूरा मजमा खुश दिली से इन दोनों की जोड़ी को सराह रहा था। महदस को आस पास लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। ओप्स, वो हंसा था। हुरब ने खिसियानी सी होकर कदरे गुस्से में इसके पेट में कोहनी मारी। वो ओ करता फ़ौरन इससे दूर हुआ, मगर नतीजतन वो पीछे बेंच पर गिरते गिरते बचा था, क्योंकि हुरब ने बर वक्त इसका बाजू थाम लिया था। थैंक यू एवरीबॉडी, महदस ने खुश दिली से बुलंद आवाज़ में कहा था। हुरब अब फिर से इसके एक बाजू के हिसार में थी। बहुत ही बेशरम है आप, वो धीमी आवाज़ में गुर्राई। इसकी आवाज़ पर महदस ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए इसकी जानिब नज़र की। बिलीव मी, ये मेरी पहली मोहब्बत थी। वो संजीदा था, और ये अलग बात थी, इस पल इसकी सुरमई आंखों में मुस्कुराहटें थीं। हाँ, मगर यूँ सबके सामने। इसके साथ चलते हुए हुरब ने इसे आंखें दिखाते हुए पूछा। वॉकर्स के साथ अपने पैरों को हरकत देता सर झुकाकर मुस्कुराया। तुम्हारे साथ अब की हरकत? अकेले में तुम पास ही कब आती हो? अब आ ही गई थी तो मैंने फ़ायदा उठा लिया, वो बड़ी गैर संजीदा बात भरपूर संजीदगी से कह रहा था। हुरब ने मुंह बसोरा। वो जानती थी कि महदस इब्राहिम इस पल बेख्तियार हुआ था। वो फ़ायदा उठाने वाले मर्दों में से नहीं था, ना चाहते हुए भी गैर दानस्तगी में ही सही, लेकिन महदस के लिए इसके दिल में एक अलग मुकाम बन चुका था, जिससे वह जितना मर्जी चाह लेती महदस को गिरा नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे, जो एक बार फिर बरमंघम की सड़कें नाप रही थी। वसी और इस ड्राइंग रूम में इस वक्त गंभीर खामोशी का राज था। वो सोफे पर टांग चढ़ाई बैठे सिगार के गहरे कश ले रहे थे। उनके दाएं जानिब सिंगल सोफे पर बराजमान ज़ोहेब सुल्तान की पेशानी पर लातादाद शिकनों का जाल था, जबकि वहीं एक तीसरे सोफे पर बैठा लगारी और इसका ख़ास आदमी कुछ बरहम नज़र आ रहे थे। मुल्क से बाहर छुपकर बैठा है हरामज़ादा, मैं बेबस हूँ, बस से एक बार इसे वापस आ जाने दो। सुल्तान मलिक की झुंझलाई हुई आवाज़ उभरी थी। अपनी बेबसी के किस्से मुझे ना सुनाओ मलिक, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। वो छुपकर नहीं बैठा, इलाज करवा रहा है अपना। जब वो अपाहज था तब तो तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, और अब बात कर रहे हो इसके वापस आने की, यानी कि सेहतयाब हो जाने की। सीधे होकर बैठते हुए लगारी कदरे ऊंची आवाज़ में गुर्राया था। सुल्तान तिल मिलाए, जब जानते हो कि सुल्तान मलिक क्या चीज़ है तो ये भी जान लो कि इन दोनों को बख्शूंगा नहीं मैं। लहजे में कहर समोए वो सख्तपन से बोले थे। डैड, इस सब में हुरब का कोई कसूर नहीं। अगर आप असीद की बातों में आकर उसे तकलीफ़ ना देते तो वो कभी घर से बाहर कदम भी ना निकालती। आप बस इसके शौहर को रास्ते से हटाएं और इसे वापस लेकर आएं। ज़ोहेब ने मदाखलत की थी। जो भी था, हुरब इसे अजीज़ थी। बस सुल्तान मलिक ने हाथ उठाकर इसे खामोश करवाया। कि इसका कितना कसूर है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है।
لیکن جو میں سوچ چکا ہوں وہ اب طے ہے۔ مہدس سے پہلے میں حورب کا وہ حال کروں گا کہ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کی عزت اچھالنے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ کھولتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ لغاری نخوت سے سر جھٹکتا واپس صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جبکہ زہیب ان 2 غیر افراد کی موجودگی میں باپ کو سخت جواب دیتے دیتے رہ گیا۔ یہ تمہارے ذاتی مسائل ہیں ملک، اب میرا حل سوچو۔ چھوٹی بیٹی تو تم مجھے دے نہیں سکے، بڑی کے بارے میں سوچ لو، اب بھی وقت ہے۔ لغاری کی نظر ڈرائنگ روم میں آتی کرن پر پڑی تو وہ خباثت سے بولا، جبکہ اس کے اس نئے تقاضے پر زہیب کا خون کھول اٹھا اور حیران تو کرن بھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اندر دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخا۔ چیخ کیوں رہے ہو؟ اس نے شادی کے لیے ہی تو کہا ہے۔ نخوت سے اپنے بال جھٹکتی وہ ایک ادا سے بولی، جیسے اپنے حسن کا سراہا جانا اسے بھایا تھا۔ کرن تم اندر جاؤ، سلطان صاحب نے بہت ضبط سے کہا۔ منہ بسورتی پلٹی، گھر کے باہر لغاری کی لمبی گاڑی دیکھ چکی تھی۔ یہ شادی شدہ ہے لغاری، کوئی اور بات کرو۔ سلطان صاحب نے لغاری کو جواب دیا، لیکن طلاق ہو چکی ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر کہہ گئی۔ زہیب کا دل کیا اس کا گلا گھونٹ دے، جبکہ اس کے غصے سے بے بہرا وہ لغاری کی جانب ایک جاندار مسکراہٹ اچھال کر چلی گئی۔ لغاری نے کندھے اچکائے، پھر مسکرایا۔ وہ 55 سالہ خوش شکل مرد تھا جو اپنی عمر سے 9-10 برس کم کا ہی دکھتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے ملک صاحب، دوسری بار لغاری صاحب کو مایوس کرنا اچھا نہیں ہے آپ کے لیے۔ لغاری کے ساتھ بیٹھے اس کے خاص بندے نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ سلطان ملک اپنا غصہ پینے کی کوشش کرتے زہیب کی طرف دیکھنے لگے، جس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ برہمی سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سلطان خود کو کسی گہری دلدل میں اترتا محسوس کر رہے تھے۔ ایک نئی مصیبت تھی جس کی فکر انہیں لاحق ہو چکی تھی۔ وہ بیٹی کی لالچی فطرت سے بخوبی واقف تھے، جس نے شادی کے 2 سال میں ہی خضر کو لوٹ کھایا تھا۔ اس کے دیوالیہ ہو جانے پر کچھ ماہ تو کرن نے جاب کر لی تھی، لیکن جب اس طرف سے بھی دل بھر گیا تو اب خضر سے طلاق لے کر انہی کی طرف آ بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو ملک؟ تمہاری بیٹی کافی سمجھدار ہے، مجھے تو بہت ہی پسند آئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لغاری لبوں پر مسکراہٹ سجائے کمینگی سے بولا تھا۔ بدلے میں سراج سلطان نے کچھ سنجیدہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ مجھے سوچنے کا وقت دو۔ وہ کچھ سوچ کر بولے تھے۔ تمہاری ہر سوچ کا اختتام مجھ پر ہی ہونا چاہیے ملک، صرف اسی صورت میں تمہیں 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں۔ ایک کروفر سے کہتے ہوئے وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان ملک بھی بے دلی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑے ضبط سے انہوں نے لغاری سے مصافحہ کیا تھا، جس کے چہرے پر ایک کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ سلطان صاحب کے لیے سوچوں کے در واہ کرتا وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس پر یقیناً وہ حورب اور مہدس کی طرف سے ذہن ہٹا کر کرن کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کی بیٹی ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر چکی تھی۔ اوف، اور کتنا وقت لگاؤ گی یار؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آج کے سیریمنی کا سب سے آخری گیسٹ میں ہی ہوں۔ اپنی دھن میں کہتا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جب آئینے کے سامنے کھڑی حمیری پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ اس کی گندمی رنگت ریڈ کلر کی ساڑی میں کھل رہی تھی۔ گردن سے لپٹا نازک سا نیکلیس اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ کانوں سے لٹکتے جھمکے اس کے شفاف گردن کے گرد بکھرے بالوں سے جھانکتے اس کی چمک دمک میں اضافہ کر رہے تھے۔ میسم کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ پریشان سے اس کی جانب پلٹی۔ اس کے پلٹنے پر اس کے گلے سے لگا نیکلیس اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بس یہی رہ گیا، اس کا حق بند نہیں ہو رہا مجھ سے۔ وہ رونی صورت بنائے تشویش زدہ سی بولی۔ میسم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ بس اتنی سی پرابلم، لو میں پہنا دوں۔ نرمی سے کہتے ہوئے میسم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حمیری نے گڑبڑا کر اس کی جانب دیکھا۔ لو دو نا یار، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں۔ میسم نے اس بار سنجیدگی سے کہا، لیکن نرم نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں جو اس کی پیشکش پر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے نیکلس اسے تھما دیا اور خود آئینے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے اس انداز پر میسم کا دل مچلا تھا۔ ایک قدم مزید اس کے قریب ہو کر میسم نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ پہنانا نہیں ہے کیا؟ وہ حیران ہوئی، چہرے پر خفت سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ پہنانا ہے، لیکن حارث کا ولیمہ بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ جیسے تم کھڑی ہو گئی ہو ایسے تو میرا اس کمرے سے باہر قدم رکھنا محال ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میسم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، جبکہ حمیری کے تو خاک بھی پلے نہ پڑی۔ اس نے ڈراموں میں یوں ہی اکثر ہیرو کو ہیروئن کے گلے میں نیکلس پہناتے دیکھا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ میسم نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر اس کی پشت پر بکھرے بال آگے کی طرف سمیٹے تھے۔ اس کی نازک پشت آئینے میں واضح ہوئی تھی۔ میسم کی نگاہ بہکنے سے پہلے ہی جھک گئی۔ اس نے نیکلس اس کی گردن سے لگا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔
मैसम की शर्ट से उठती मशहूर कुन महक ने हुमैरी के दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी, जबकि वो खुद अपने दिल को संभालता इसे अपने सीने से लगाए नेकलेस का हुक बंद कर रहा था। हुमैरी का दिल शिद्दतों से धड़क रहा था। इसने दिल ही दिल में मैसम के बगैर कोई गुस्ताखी किए नेकलेस पहना देने पर शुक्र अदा किया था। हुक बंद होते ही वो इससे दूर हुई थी, तभी मैसम ने इसकी कलाई थाम कर इसे अपने करीब किया। हुमैरी का दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या हुआ? वो अटकी। मैसम ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके निचले होंठ के किनारे से रेड लिपस्टिक ख़राब कर दी। वो इसकी इस हरकत पर हैरान रह गई। ये लिपस्टिक मुझे सारा टाइम डिस्टर्ब करती रहती, सो दैट्स वाई कोई लाइट कलर लगा लो। सादगी से कहते हुए इसने जैसे अपने फेल की वजह बताई थी। आंखों में चमक सी थी। हुमैरी के दिल ने अपनी पूरी शिद्दतों से शोर मचाया था, लेकिन ये मैच कर रही थी। वो बमुश्किल बोल पाई, अगर तुम यूं ही मैचिंग करोगी तो सारी मैचिंग इसी कमरे में धरी की धरी रह जाएगी। फिर मुझ शरीफ बंदे को कल हारिस साहब की बदमाशी बर्दाश्त करना पड़ेगी। सो खुद पर ना सही, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। कहते हुए वो इस कदर संजीदा था कि हुमैरी बेख्तियार निगाह झुका गई, फिर जल्दी से पलटी, टिश्यू से लिपस्टिक साफ़ करने लगी। मैसम इसकी इस कदर बदहवासी पर मुस्कुराया। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो खुद भी गर्म शाल अपने गिर्द लपेट कर फरहाना और माहिरा बेगम से दुआएं लेती घर से बाहर निकल आई थी। इसके फ्रंट सीट पर बैठती मैसम ने गाड़ी गेट से बाहर निकाल ली। आज हारिस का वलीमा था और वो दोनों ही आज की रात वहाँ मौजूद थे। बैंक्वेट के रास्ते से ही मैसम ने इसे हाथों में पहनने के लिए गजरे लेकर दिए थे। हाल में दाखिल होते ही इसे रज़ा, काशिफ, बासित और बिलावल ने घेर लिया। ये सब इसके यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त थे, जिनमें से रज़ा के अलावा वो बाकियों से आज पूरे 4 साल 6 माह बाद मिल रहा था। रज़ा की बीवी हुमैरी को अपने साथ ले गई थी, जबकि वो खुद इन सब के लतीफ़ों का खुश दिली से जवाब देता हारिस के पास स्टेज की तरफ आ गया, जो आज तो खूब ही चहक रहा था। शादी मुबारक हो जिगर। मैसम ने इसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशी की थी। हारिस ने दांतों की नुमाइश करते हुए इसके पेट में मुक्का जड़ा। ओह, बेसाख्ता मैसम के लबों से कराह निकली थी। कमीने, वो दबा दबा सा चीखा। वो तो तू है ना साले, इतनी लेट आया, तेरे इंतज़ार में मुझ समेत मेरी मासूम बीवी भूखी बैठी है। हारिस ने इसे घोलते खफगी से कहा। वो बमुश्किल हंसा। यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, सारी गलती तेरी भाभी की है। इसी ने तैयार होने में वक्त लगाया, वरना मैं शरीफ बंदा तो सीधे स्वभाव मुँह धोकर आया हूँ। उसने फ़ौरन अपनी मासूमियत के झंडे गाड़े, जिसकी बुलंदी रज़ा की बीवी के हमरा स्टेज की तरफ आती हुमैरी से मख्फी नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं हारिस भाई, ये 2 घंटे तो ये खुद सैलून में लगा कर आए हैं और घर आकर इनके बाल सेट ही नहीं हो रहे थे। स्टेज पर कदम रखती वो झट बोली। इसके जवाब पर इन सब का बेसाख्ता कहकहा पड़ा था। मैसम खिसियाना सा होकर सर झुका गया। यार, खाना लगवा ले, वरना आज ये दोनों बहुत से खाते यहाँ खोल लेंगे और हमें इन्हीं से पेट भरना पड़ेगा। रज़ा ने मुस्काते लहजे में हारिस को मुखातिब किया तो वेटर को बुलाने लगा। वो सब काफ़ी देर से मैसम के आने का इंतज़ार कर रहे थे, वरना मेहमान तो खाना खा चुके थे। वो सब स्टेज पर ही सोफ़ों पर बैठ के, बिलावल, रज़ा और बासित की बीवियाँ भी वहीं मौजूद थीं। एक दूसरे को रोकते टोकते कहकहे लगाते खाना खा रहे थे। जब काशिफ की बात पर मैसम के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। यार, हादी की कोई खैर खबर है किसी को? वो इनवाइटेड नहीं है क्या? जैसे अचानक कुछ याद आने पर संजीदगी से पूछ बैठा। मैसम के लिए मुंह में मौजूद निवाला हलक से नीचे उतारना मुहाल हो गया। हारिस ने एक नज़र मैसम के झुके सर पर डाली, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। इनवाइट किया था, लेकिन वो आजकल अपने इलाज के सिलसिले में यूके है, बस इसीलिए नहीं आ सका। हारिस ने वजाहत दी थी, जबकि इस इत्तला पर मैसम ने सर उठाकर हारिस की जानिब देखा कि वो सच बोल रहा है या नहीं। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बिलावल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैसम की आंखों में सुर्खियां दौड़ने लगीं। इसने बड़े ज़ब्त से पानी के घूंट भरे थे, जबकि हुमैरी, जो इस नाम और इस नाम के कारनामों से बखूबी वाकिफ़ थी, मैसम को खामोश होते देखकर चोल नज़रों से इसकी जानिब देखने लगी। मैसम हनूस सुलगती नज़रों से हारिस को घूर रहा था। वो जानता था कि रज़ा ने आन की मौत के बाद मैसम की वजह से ही हादी से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि हारिस अभी तक इससे राब्ते में होगा। इसके यूं खुद को देखने पर वो गड़बड़ाया। हाँ, वो मैं 3 माह पहले लाहौर गया था तो अंकल से मुलाकात हुई थी। वो हादी ने शादी कर लिया ना, तो अपनी वाइफ के साथ ही। वो अटका। मैसम का चेहरा ख़तरनाक हद तक संजीदा हो चुका था। अपनी वाइफ के साथ यूके गया है। हारिस ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैसम ने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पे पटका। टॉपिक चेंज कर रहे हो या मैं जाऊं? वो सर्द आवाज़ में बोला, अंदाज में कोई रियायत नहीं थी।
हुमैरी का दिल धड़का। काशिफ, जो काफ़ी हद तक इस पूरे मामले से बेखबर था, कुछ हैरान हुआ। खैरियत है ना? हम हादी की बात कर रहे हैं यार, तेरा जाने जिगर। इनफैक्ट ये जो कुछ हारिस ने बताया, मुझे तो उम्मीद थी कि तू बताएगा। काशिफ ने कुछ उलझन ज़दा अंदाज में इसे मुखातिब किया। सो वाट, रज़ा इसे चुप करो यार। अपना सर झटकता वो गुस्से से बोला। हादी के जिक्र पर इसका दिमाग ख़राब हो रहा था, और क्यों हो रहा था, इस बात से वो सब बखूबी वाकिफ़ थे। हुमैरी खाने से हाथ रोक चुकी थी। एक बार फिर इसे अपना मुजरिम सा महसूस हुआ, अफसोस सा हुआ था। वो आन की जगह ले चुकी थी। शायद इससे बड़ी शर्मिंदगी इसके लिए और कोई नहीं हो सकती थी। मैसम यार, कूल डाउन प्लीज़। काशिफ, तो मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ। रज़ा को अपनी नशीत से उठना ही पड़ा, जबकि काशिफ को मैसम का ये सर्द अंदाज गरां गुजरा था। तेरा दिमाग ठीक है? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है तू? रज़ा का हाथ झटकता काशिफ कुछ खफगी से बोला। मैसम लब भींचे रहा। यार काशिफ, खुशी के मौका पर काम ख़राब ना कर, मेरे साथ आ तू। रज़ा ने एक बार फिर मामला ख़त्म करने की कोशिश की थी। काशिफ ने फिर से बोलना चाहा तो मैसम एक कटीली निगाह हारिस पर डालकर वहाँ से उठा और स्टेज से उतरता चला गया। वो मज़ीद कुछ सख्त बोलकर माहौल मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता था। एक आंसू बहुत आहिस्तगी से हुमैरी के गाल पर लकीर बनाता चला गया, जिससे निगाह चुराता हारिस इन सब से एक्सक्यूज़ करके मैसम के पीछे चला आया। ये क्या कमीनगी है मैसम? जोहा भाभी मौजूद थी वहाँ पर। क्या सोच रही होंगी वो? वही सोचेगी जो हकीकत है। इसे घूरता वो सदनहरी से बोला। हारिस एक पल को अपने लब भींच गया। और हकीकत क्या है? जानते बूझते हारिस ने इससे पूछा था। मकसद इसे होश दिलाना था। मैसम की आंखें इसके सवाल पर लहू रंग हो गईं। ज़ब्त की शिद्दत से इसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। आन का बेजान वजूद इसी लहू छलकाती आंखों के सामने घूमने लगा। नहीं भूल सकता मैं इसे, वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। शिकस्त खोरदा आंखों से आंसू टूट कर गिरा, जिसे इसने बर वक्त रगड़ डाला। गलती मेरी है, मुझे हादी का जिक्र नहीं करना चाहिए था। हारिस शर्मिंदा सा होकर बोला। उसे इसकी हालत पर तरस आया था। बदले में मैसम ने ज़ख्मी निगाहों से इसकी जानिब देखा। तेरी गलती हादी सैयद का जिक्र करना नहीं है हारिस। तेरी गलती इससे लिंक रखना भी नहीं है। गलती तो बस इस कमीने की है। सारी गलती उसी की है। उसी की है। ना मुझे वो कमीना भूलता है, ना इसका जिक्र आन को भूलने देता है। वो याद आता है तो आन मज़ीद शिद्दत से याद आती है, और आन को भूलने की कोशिश करता हूँ तो हादी का ज़िंदा रहना मुझे ऐसा करने नहीं देता। पता नहीं वो मरता क्यों नहीं। मेरी मोहब्बत को कब्र में उतार कर वो ख़ुद आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ान भर रहा है। मेरा बस चले तो इसकी जान ले लूँ, ख़त्म कर दूँ इसे। अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे वो तकलीफ़ ज़दा सा कह रहा था। हारिस ने अफसरदा सा होकर इसका कंधा थपका। तो इसे माफ़ कर दे मैसम, तेरी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी और आन की याद भी। हारिस ने संजीदगी से इसे मशवरा दिया। इसके मशवरे पर मैसम ने सुलगती नज़रों से इसकी जानिब देखा। वो माफ़ी के नहीं, सिर्फ सज़ा के काबिल है। वो दरश्तगी से गोया हुआ। हारिस ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। और कितनी सज़ा? पिछले 4 सालों से वो एक अजियत भरी ज़िंदगी गुजार रहा है यार। हाँ, वो कसूरवार है, लेकिन इसका कसूर सिर्फ आन का दिल तोड़ना है। आन की मौत एक तबी मौत है। आन की मौत का ताल्लुक़ मोहब्बत के गम से नहीं, इसके दिल की कमज़ोरी से है यार। अगर मौत का ताल्लुक़ मोहब्बत से होता तो मैं लिख कर देता हूँ, आज हादी ज़िंदा ना होता, वो भी मर चुका होता। लेकिन देखना, वो तो ज़िंदा है। इसे समझाने की कोशिश करता हारिस ठहर ठहर कर बोल रहा था। मैं सब निगाह झुकाए अपने कदमों तले बिछे सुर्ख कालीन को घूर रहा था। इसे हक़ नहीं था कि वो शादी करता। मैं सब बुड़बुड़ाया। इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे हादी ने शादी करके आन की रूह को मज़ीद तड़पाया हो। इसे हक़ था कि वो शादी कर लेता। इसे हक़ है कि वो भी जिए। वो सिसकती ज़िंदगी गुजार रहा था यार। इसे हक़ है कि वो कह लगाती ना सही, कम अज़ कम एक मुस्कुराती ज़िंदगी तो जिए। हादी के लिए फ़िक्रमंद सा हारिस धीमे लहजे में बोल रहा था। मैसम के लिए कुछ भी बोलना नागुज़ीर हो गया। इसने नज़र उठाकर हारिस की जानिब देखा, फिर बोला, तो सिर्फ इतना, मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। इसकी भारी आवाज़ में संजीदगी थी, जबकि हारिस, जो इसकी कैफियत बखूबी समझ रहा था, उदास दिल के साथ इस बात में सर हिला गया। लंबे लंबे डग भरता उस स्टेज के करीब ही खड़ी हुमैरी के पास आया था। फिर इन सब से मिलकर उसका हाथ थामता वहाँ से निकल आया। उसने हुमैरी की भीगी आंखों की तरफ देखने से गुरेज किया था। जानता था कि अगर इसका कर्ब देख लेता तो अपने दर्द पर काबू नहीं रख पाएगा। 25 मिनट का रास्ता इसने 15 मिनट में तय किया था। इस दौरान वो सीट से टेक लगाए बेआवाज़ रोती रही। उसका इरादा हुमैरी को गेट पर ही उतार कर ख़ुद कुछ देर सड़कों पर ही घूमने का था, लेकिन इसे आंखें बंद किए देख वो गाड़ी पहुँच में ले आया था। रात गहरी हो चुकी थी। यकीनन फरहाना बेगम भी सो चुकी थी। जोहा,
اس کی جانب رخ موڑ کر میسم نے دھیرے سے اسے پکارا۔ اس کی بند پلکوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ میسم نے اپنے لب بھیجتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور اس کی بھیگی پلکوں پر اٹکا موتی اپنی انگلی کی پور پر چن لیا۔ اس کی اس نوازش پر ہومیری نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ وہ تکلیف کے باوجود مسکرایا تھا۔ پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا اور گھوم کر اس کی والی سائڈ پر آ گیا۔ وہ ہنوز آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ میسم نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس اچانک افتاد پر ہومیری نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ اس بار وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ناک کی سیدھ میں چلتا وہ چھوٹا سا لاؤ نبور کر کے گھر کے اندر آ گیا۔ ہومیری نے گڑبڑا کر اطراف میں دیکھا اور اسی پل میسم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ حواس باختگی میں اپنی بھیگی بھیگی پلکیں جھپکاتی یہاں وہاں دیکھتی اسے بے حد معصوم لگی۔ میسم کو بے اختیار اس پر ترس آیا تھا۔ یار کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس نے دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے بالوں پر محسوس کر کے ہومیری نے وحشت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ قریب تھا، بے حد قریب۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ریشمی زلفوں کی سرسراہٹ نے میسم کے سینے پر عجیب سی نرمی پیدا کی تھی۔ یہ مہربانی کس لیے؟ میں خود چل سکتی ہوں، نیچے اتارے مجھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب وہ یوں ہی اپنا منہ چھپائے ہوئے بولی تھی۔ آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ اگر نہ اتاروں تو میں آپ کو سزا دے دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ اور وہ سزا ہوگی کیا؟ سوچنے کے لیے اس نے ایک پل لگایا، پھر سر سیدھا کرتی بول پڑی۔ وہ سزا یہ ہوگی کہ آپ ساری رات یوں ہی مجھے اٹھائے یہیں کھڑے رہیں گے۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے میسم کے قدم رکے تھے۔ منظور ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اس کی اس قدر فرما برداری پر ہومیری کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ رونے کے باعث آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ وہ چپ چاپ خاموش نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہومیری نے پلکیں جھپکائی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ میسم کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبات، جن کی طغیانی میں شاید وہ اپنا درد چھپا چکا تھا، ہومیری کے لیے برداشت کرنا محال ہی تو تھا۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے ایک بار پھر اطراف میں دیکھا، جبکہ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس کی آنکھوں پر جھکا تھا۔ ہومیری نے بر وقت اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر اپنے لبوں کو جنبش دی تھی۔ آپ کی سزا ختم، پلیز روم میں چلیں۔ فرحانہ بیگم کے جاگ جانے کے خوف سے وہ بول پڑی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے سیدھا ہوتے دیکھ کر ہومیری نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا لیا تو میسم کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ وہ اپنے قدم بیڈ روم کی طرف بڑھا گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہومیری کو بیڈ پر بٹھایا اور خود الماری سے اپنا رف سوٹ نکال کر واش روم میں جا گھسا۔ ہومیری نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر خود جلدی سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جلدی 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 اتارنے لگی۔ ناک سے لونگ نکالتے ہوئے جانے کیوں اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے اکثر میسم کی نگاہ اس لونگ پر ٹھٹکتے ہوئے محسوس کی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو وہ بد دل سی ہو کر پھر سے لونگ نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ واپس کمرے میں آیا تھا، کندھے سے بار بار ڈھلکتے ساڑی کے پلو سے الجھتی، ساتھ ساتھ اپنی ناک کو لونگ کے نازک بوجھ سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیوں اتار رہی ہو اسے؟ اس کے قریب ٹھہرتا کچھ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سرخ آنکھوں کا تاثر اب بھی ویسا ہی تھا۔ ہومیری نے نظر اٹھا کر میسم کی جانب دیکھا۔ ویسے ہی، کافی تھک چکی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر سے اپنی کوشش دہرائی۔ میسم نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ہومیری کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ شخص آج اس کی جان نکالنے کے در پہ ہو رہا تھا۔ میسم نے خود ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک سے لونگ نکال لی۔ ہومیری کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اسی عکس میں اس نے میسم مظہر کو اپنی ناک پر جھکتا دیکھا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تبھی اسے اپنی گردن پر میسم کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس سے گردن سے لپٹے نیکلس کا ہک کھول رہا تھا۔ ہومیری کی پلکیں لرزنے لگیں۔ میں کر لوں گی، وہ منمنائی۔ نہیں، رہنے دو، مجھے کر لینے دو، وہ گھمبیر آواز میں گویا ہوا۔ ہومیری کا حلق سوکھنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ میں تھک چکا ہوں زوہا، یقین کرو مجھ میں کچھ بھی نہیں بچا، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ آواز حد سے زیادہ بھاری ہو رہی تھی۔ ہومیری کا دل اس کی تکلیف پر تڑپنے لگا۔ اس نے میسم کا چہرہ اپنے لرزتے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مجھے بتائیں، میں کیا کروں آپ کے لیے؟ میں آپ کی محبت کو زندہ کرنے پر قادر ہوتی تو خود کو فنا کر کے بھی ایسا کر جاتی، لیکن میں کیا کروں؟ میں تو خود بے بس ہوں۔ میسم کی نم ہوتی آنکھوں کے کونے اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں سے صاف کرتی کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔
اس کی شکست خوردہ آواز پر میسم نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بے حد قریب اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مر چکی ہے، لیکن تم ایسا کچھ کیوں نہیں کرتی کہ تم مجھ میں زندہ ہو جاؤ؟ اس کا چہرہ چھوڑ کر اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے بے چینی سے گویا ہوا ہومیری چپ چاپ بے بس نگاہوں سے اسے بکھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں اذیتیں لیے اپنے قریب ہومیری کے معصوم انچھوئے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کی کپکپاہٹ اسے بے بس کر رہی تھی۔ مر رہا ہوں میں، ہر سانس مجھ پر بھاری ہے، مجھ میں زندگی کی رمق بھر دو، مجھے جینا سکھا دو زوہا، پلیز مجھے اپنا بنا لو، خدا کا واسطہ ہے، میری مشکل آسان کر دو۔ اس پر جبر کرنے کے بجائے وہ اسے خود تک بلا رہا تھا۔ پچھلے 4.5 سالوں سے جو پتھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، جو ٹوٹ گیا تھا۔ دراڑ تو اسی روز پڑ گئی تھی جب ہومیری نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی تھی۔ آج وہ شخص جینے کے لیے اسے گلے لگا لینا چاہتا تھا۔ روشن چمکتی شفاف صبح نے دور تک پھیلے سبزے کو ایک البیلی چمک بخشی ہوئی تھی۔ سفید آسمان پر نارنجی بادل بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ پرندوں کے چہچہانے کی خوشنما آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ ایسے میں وہ اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتی مضبوط چال چل رہی تھی۔ اس بلند پہاڑ کے اطراف میں ہولناک کھائیاں تھیں جن کی تباہ کاریوں سے بے نیاز محض حورب کی سنگت کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ مہدس کے دلی جذبات سے بے بہرا وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے قدم با قدم اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پیروں تلے بچھا اونچا نیچا سبزہ اس کی بنجر آنکھوں میں بھی ٹھنڈک بھر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے نا؟ پوچھتے ہوئے مہدس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے سوال پر حورب نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ایک پراسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ ایک پل کو چونک اٹھا، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں میری بصارت کے لیے سب سے خوبصورت اگر کچھ ہے تو وہ تمہارا چہرہ ہے حورب۔ اس کا گلابی چہرہ نظروں میں بسائے وہ ایک جذب کے عالم میں بولتا چلا گیا، اور جانے کیوں حورب کو اپنا دل آس پاس کھائیوں میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کی جگمگ کرتی آنکھوں سے نظر چرائی تھی۔ میں اس وادی کی خوبصورتی وہاں اس کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ حورب نے تھوڑے فاصلے پر چوٹی کے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ اس کے کہنے پر مہدس نے اپنے قدم اسی جانب موڑ لیا۔ اب وہ دونوں بالکل کنارے کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ فرق اتنا تھا، مہدس آسمان کی جانب جبکہ وہ خود نیچے گہری کھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں، کھائی کی جانب دیکھتے ہوئے حورب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر مہدس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا تھا، آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ میں نہیں مان سکتا، وہ فوراً بولا تھا۔ حورب دھیرے سے ہنسی، اس کے روم روم میں کڑواہٹ سی پھیل گئی۔ یقین دلاؤں؟ وہ مسکرائی، ایک کڑوی زہریلی مسکراہٹ بادامی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھی۔ مہدس نے الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حور کا یکدم بدلتا لہجہ اسے ایک پل کو ساکت کر گیا تھا، اور اسی پل کا حورب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے مہدس کے سامنے واکرز پر پوری طاقت سے اپنا پاؤں مارا تھا، اور وہ جو واکرز کے سہارے کھڑا تھا اس اچانک حملے پر بری طرح ڈگمگایا۔ اگلے ہی پل واکر سمیت کھائی کی طرف الٹتا چلا گیا۔ حورب نے تالیاں بجاتے کہکہا لگایا تھا، مار دیا تمہیں، اب ہوا یقین؟ اسے گہری کھائیوں میں گرتا دیکھ کر وہ چلائی تھی۔ اس کی کہکہا لگاتی آواز اس پورے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ نفرت ہے تم سے، وہ بری طرح روتے ہوئے چلائی تھی۔ دل کا درد حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تبھی اس کی دھندلی نگاہ نے مہدس کا سر دھڑ سے الگ ہوتے دیکھا تھا، شاید وہ کسی بھاری پتھر سے ٹکرایا تھا۔ حورب کا دل پھٹ کر حلق میں آنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے بے اختیار ہو کر اسے پکارا تھا، مہدس۔ اس کا دھڑ دھڑ کرتا دل اس کی اس قدر سنگ دلی پر حیران تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر ہو رہا تھا، لبوں پر ایک ہی نام تھا، مہدس۔ وہ وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ وہ آنکھیں میچے رو رہی تھی جب اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ خیالات جذبات ایک دم ہی بدل گئے تھے، جانے کیوں، لیکن دل کے کسی گوشے نے دور چلے جانے والے شخص کے لیے دہائی دی تھی۔ اس کا بے جان ہوتا وجود سسکیاں بھرنے لگا۔ ہور کیا ہوا؟ مہدس کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مہدس۔ حورب نے جلدی سے سر اٹھا کر یہاں وہاں گردن گھما کر اسے پکارا، مگر وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ حور میری جان۔ مہدس کی آواز میں تشویش تھی۔ حورب کا دل کرلانے لگا۔ مہدس، آئی ایم سوری، پلیز۔ وہ سسکی لیکن اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حورب کیا ہوا ہے یار، آنکھیں کھولو۔
वो इस बार चीखा था। रोती हुई होरब ने इस आवाज़ पर पूरी आंखें खोलकर अपने सामने देखा। मंजर धुंधला रहा था। इसने पूरी कोशिश करके आंखें खोली थीं। खुद पर झुके महदस को देखकर एक पल को मामला समझ ही ना पाई। इसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर आसपास माहौल से मानूस होना चाहा। इसका सर भारी हो रहा था। हवास साथ नहीं दे रहे थे, मगर इससे अंदाज़ा हो गया कि वो ख्वाब देख रही थी। होरब, आर यू ओके? कोई बुरा ख्वाब देखा है? वो जल्दी से उठकर बैठती इसके नकोश अपने कांपते हाथों से छूने लगी। मैंने मार दिया मैंने। इसकी मौजूदगी का यकीन करती वो बुड़बुड़ाई। होरब के दिल की बढ़ती धड़कनें इसे सांस लेने में दुश्वारी दे रही थी। किसे मार दिया? महदस ने नरमी से इसके हाथ थामने चाहे। इसके गिरफ्त पर वो तड़प कर इसके सीने से लगी थी, जबकि इसकी इस अनायत पर वो चंद पलों के लिए अपनी जगह मुंजमद हो गया। मैंने मार दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसकी शर्ट को पुश्त से अपने हाथों की मुट्ठियों में जकड़े वो शिद्दत से रोते हुए बोली। अपने दिल की बढ़ती धड़कनें शुमार करते महदस ने इसकी पुश्त सहलाई। तुमने किसी को नहीं मारा हूर, सिर्फ एक ख्वाब देखा है। सब ठीक है, कुछ गलत नहीं किया तुमने, कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाल नरमी से सहलाता वो धीमे लहजे में बोला। वो गहरी सांसें लेती सिसकियाँ भर रही थी। मैंने मारा है, बहुत बुरी तरह, लेकिन तुम मत मरना, कभी मत मरना, वरना मैं मर जाऊंगी। इसे महदस के सर का इसके धड़ से जुदा होना याद आ रहा था। इसकी सख्ती से मीची आंखों में खौफ था। मुझे छोड़कर मत जाना, सज़ा मत देना, गलती हो गई मुझसे। वो हनोस बुड़बुड़ा रही थी। कहीं नहीं जा रहा मैं, यहीं हूँ तुम्हारे पास। इसके पूरी कुव्वत से धड़कते दिल की समाते वो अपने सीने पर महसूस कर रहा था। वो काफ़ी देर यूं ही इसकी मौजूदगी का यकीन करती रही। फिर धीरे से अपना सर इसके सीने से उठाया और भीगी आंखों से इसका चेहरा देखा। महदस ने भी नज़र झुकाकर अपनी ठोड़ी करीब की। इसकी भीगी आंखें देखीं। महदस को देखते हुए होरब को एक बार फिर रोना आया। इसे यकीन हो चुका था कि वो इस शख्स को अजियत नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। होरब के लब फड़फड़ाए, जाने किस जुल्म के लिए माजरत की गई थी। वो हाले से मुस्कुराया। इट्स फाइन, नरमी से कहते इसने होरब की पेशानी चूम ली। वो पुरसकून से होकर इसके सीने पर सर टिका गई। आंखें फिर से मूंद ली, लेकिन अब इसे हकीकतन सोते हुए डर लग रहा था। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, सोचूंगी भी नहीं। वो अब ऐसा बोलती महदस को सख्त बेचैन कर रही थी। कुछ नहीं किया तुमने। इसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरे से इसके बालों को छेड़ने लगा। नींद में भी होरब को अपने बालों में सरसराहट सी महसूस हो रही थी। एक सरूर अवल नर्म लम्स था जो इस पर मेहरबान था। वो मसरूर सी होती इसी की जानिब मज़ीद सिमट गई, जबकि वो चुपचाप लब भींचे अपने हाथ की उंगलियों को हरकत देता रहा। महदस ने आंखें बंद करने की गलती नहीं की थी। वो आज फिर इसे गहरे सांस लेते सुकून से सोता देख रहा था। सीने पर इसके आंसुओं की नमी हनूज बरकरार थी। इसकी निगाहों का मरकज़ वही दिल फरेब चेहरा था। तुम वो हो जिसे देख के मेरे दिल की खाली टहनी पर फूल गुलाब खिल जाते हैं, जिसे देखकर मुझे अपनी मर्ज़ी के सारे मौसम मिल जाते हैं। ढलती शाम के साँव में एक साया सा दीवार फलांग कर वसी और इस लॉन में कूदा था। इसके कदमों के बाइस ज़मीन पर धमक सी पैदा हुई थी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। बड़े बड़े कदम रखता वो अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गया और सियाह मास्क चेहरे से हटाया। ड्राइंग रूम से फ़ाखरा बेगम और सुल्तान मलिक की बातों की आवाज़ आ रही थी। वो दबे कदमों वहाँ से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ता फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। उसका रुख किरण के बेडरूम की तरफ था। 10-12 कदमों का फासला तय करने के बाद वो इसके बेडरूम के कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो गया। वो बेड पर उल्टी लेटी फ़ोन कान से लगाए जाने किससे बात कर रही थी। आवाज़ चहकती हुई थी। टखनों से काफ़ी ऊपर कैपरी में फंसी पतली पतली गोरी टांगे आगे पीछे हिल रही थी। असीद के माथे पर नागवार शिकने उभर आई। इसे बेख्तियार राबी के सफ़ेद पाँव याद आए, जिनके टखने वो कभी देख ही नहीं पाया था। आहट पाकर वो पलटी। इसे देखकर किरण के लबों की मुस्कुराहट सिमटी थी। लगारी को बाद में बात करने का कहकर वो सीधी होकर बैठी। जोड़े में कैद बालों को कैचर की गिरफ्त से आज़ाद करती वो इन्हें आईने के सामने खड़े होकर संवारने लगी। मैं यहाँ तुम्हारी ये तराटे देखने नहीं आया हूँ किरण। इसके जाने बढ़ते हुए वो सर्द लहजे में बोला। बिलाशुबा पहले से बढ़कर बेबाक हो चुकी थी। इसकी बात पर धीरे से हंसी। अच्छा। इसकी तरफ पलटती वो मुस्कुराई। पहले तो तुम्हें मेरी ये तराटे जी जान से अजीज़ थी। लम्हे भर में वो इसकी गर्दन में बाजू हमाइल कर चुकी थी। असीद ने कुछ बेजार निगाहों से इसका मेकअप से सजा चेहरा देखा। बेहतर है कि हम मतलब की बात कर लें। इसके बाजू कदरे नरमी से झटकते हुए वो संजीदगी से बोला। वो इसके यूं कतराने पर हैरान हुई। इतनी बेताबी, वो भी इस बहन जी के लिए। वो तमस्खुराना लहजे में बोली। आंखों में नागवारियत दर आई थी। मोहब्बत करता हूँ इससे, बेताबी तो होगी ना।
वो दू बदू बोला था। मोहब्बत तो तुम मुझसे भी करते थे शायद। किरण ने बात को बढ़ाया। वो झुंझलाहट का शिकार होने लगा। ये फजूल बातें मत करो अब, मुझे बस ये बताओ कि प्लान क्या है। मुझे जल्द अज जल्द हूरब चाहिए। इसकी तरफ से रुख मोड़ता बेचैनी से बोला। वो अब शादीशुदा है, एक अदद शौहर है इसका। तो मायने खेजी से कहते हुए किरण ने बात अधूरी छोड़ दी। असीद के अंदर बाहर आग सी भरने लगी। अपाहज है इसका शौहर, एक बेबस मर्द। मैं जानता हूँ वो अब भी वैसी है जैसी 6 माह पहले थी। इसे सबसे पहले छूने वाला मर्द मैं हूँ और आखिरी भी मैं ही हूँगा। वो हाथों की मुट्ठियाँ भींचता जज्बातीपन से बोला। इसके जवाब पर किरण ने ओ कहते हुए होंठ सुकेड़े, फिर कंधे उचकाती इसके सामने से घूमकर बेड पर आ बैठी। ओके, संजीदा होते हुए बोलना शुरू हुई। तुम्हें हूरब चाहिए और मुझे दौलत। बाबा ने मुझसे वादा किया कि अगर हूरब वापस आ जाए तो इसकी जायदाद में से 40% वो मुझे दे देंगे। सो इट्स सिंपल। आजकल तो वो अपने अपाहज शौहर के साथ यूके में मज़े कर रही है। कहते हुए इसने लफ्ज़ मज़े पर एक आंख दबाई थी। असीद कड़वा घूंट भर कर रह गया। पक्की इतलाए कि वो दोनों अगले 15 दिनों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो बात ऐसी है असीद कि इसके शौहर की तरफ मेरा भी एक खाता खुलता है। तो बस तुम्हारा काम हूरब को अपनी बातों में फंसा कर इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना है। अगर तो वो तुम्हारी मोहब्बत में डूब कर तुम्हारा हाथ थाम लेती है तो इट्स वेरी गुड, और अगर ऐसा नहीं तो फिर बाकी मैं ख़ुद संभाल लूँगी। तुम्हें बस एक बार इससे मुलाकात करनी है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसने अपने हाथ झाड़े। असीद इसकी बातों पर गौर करता रह गया। और अगर इसने मेरा हाथ ना थामा तो? इसे हूरब से हुई अपनी आखिरी मुलाकात याद आ गई जिसमें इसने असीद के अपने करीब आने पर लैंप दे मारा था। तो कह तो रही हूँ कि बाकी मैं संभाल लूँगी, तुम बस इससे एक बार मिल लेना। अच्छा, असीद ने इस बात में सर हिलाया। इसका वजीह चेहरा देखती किरण अपनी जगह से उठी और सोचों में गर्क असीद के करीब आई। क्या तुम मुझे वाकई भूल चुके हो? इसके बाल संवारती धीमी आवाज़ में पूछने लगी। असीद ने इसका हाथ झटका। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे हूरब हिफ्स हो चुकी है। किरण की आंखों में झांकते हुए कटीले लहजे में बोला। किरण ने नाक चढ़ाते हुए इसकी शर्ट का कॉलर जकड़ लिया। अब बताओ, क्या अब भी मैं तुम्हें याद नहीं? इसके करीब आती वो बहकती हुई आवाज़ में बोली। असीद का पागलपन इसे हमेशा मसरूर करता था, लेकिन अब वो पागलपन कतई मफकूद था। असीद ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया। बिहेव योरसेल्फ, 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अपने होने वाले शौहर पर ध्यान दो। मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। अपना गिरेबान दुरुस्त करता वो सद मेहरी से बोला। हकीकत का आईना दिखने पर बल खा कर रह गई। इसे बखूबी याद था कि 3 दिन बाद इसकी लगारी से शादी तय है। बहुत ही बेमुरव्वत हो तुम। वो अपने बाल झटकती चीखी। वो तंजिया हंसी हंसा। हाँ, लेकिन तुमसे कम। इसे तलखी से जवाब देता दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गया। इसे किरण का धुतकारना बखूबी याद था। वो वहाँ से निकल गया जबकि किरण मुंह बसोर कर रह गई। इसे असीद की दीवानगी से महरूम हो जाने का अफसोस हुआ था। नींद की वादी से हाथ छुड़ाती हूरब ने कसलमंदी से करवट बदली थी, मगर करवट बदलने पर इसका सर किसी मजबूत जिस्म से टकराया था। अपनी पेशानी मसलते हुए इसने यूं ही मुंदी मुंदी आंखें खोल कर देखा। वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। हूर को गुमान हुआ जैसे वो इसे ही देख रहा हो। पूरी आंखें खोलती वो सीधी हुई। इसने बारहा पलकें झपका कर देखा। वो खुली चौपट आंखों से उसी की जानिब देख रहा था। इसका झंझनाता दिमाग इस पल सुन्न हो रहा था। एक पल को आंखें बंद करके इसने गहरा सांस लिया। हवास कुछ बेदार होने लगे। आंखें बंद करने पर इसे गुजरी रात का ख्वाब, फिर अपनी बेसाख्तगी याद आ गई। महदस का इसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ना, इसके बाल सहलाना। तबीयत कैसी है अब? इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए इसने संजीदगी से पूछा। उसके सवाल पर हूरब ने अपनी आंखें खोल लीं, फिर बैठ गई। निगाहें झुकी हुई थी। मेरी तबीयत को क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए इसने हल्की सी आवाज़ में कहा। नहीं, वो रात तुम डर गई थी ना। इसके कंधे से ढलकती शॉल ठीक करते हुए महदस ने नरमी से कहा। हूरब को एक बार फिर ख्वाब के मनाजर याद आए। इसने महदस की तरफ देखा। कब? वो अनजान बनी। महदस ने इसके बाल कान के पीछे कर दिए कि इसका बिखरा हुलिया इसे अपील कर रहा था। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा था शायद? बगौर इसकी आंखों में देखते संजीदगी से बोला था। आज वो पहली बार हूरब की आंखों में खौफ देख रहा था। मुझे याद नहीं, जल्दी से कहते अपनी साइड से बेड से उतरने लगी जब महदस ने इसकी कलाई थाम ली। डर क्यों रही हो? किससे खौफजदा हो रही हो हूर? इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए महदस ने पूछा था। हूरब ने इसकी जानिब देखा जिसके वजीह चेहरे पर इस पल नरमी थी। जाने क्यों इसकी आंख भर आई थी। किसी से भी नहीं, खुद से डर गई हूँ।
मारना चाहती हो मुझे? महदस का सवाल गैर मुतवक्के था। इसने तड़प कर इसकी जानिब देखा। नफ़ी में गर्दन हिलाई। मारना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं, इसने भर्राई हुई आवाज़ में बोलते हुए इससे ज़्यादा ख़ुद को यकीन दिलाया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हो रब, प्लीज़ रोना बंद करो। इसके आंसू साफ़ करते महदस ने नरमी से कहा। सो सो करती वो धीरे से इससे दूर हुई। मैं आपको तमाम मसनूई सहारों के बगैर अपने कदमों पर चलता देखना चाहती हूँ। इसने दिल की मानते हुए सच्चाई का मुजाहरा किया था। इसके शऊर में ये बात बैठ गई थी कि अगर वो वाकर्स का मोहताज ना होता तो कभी ना लड़खड़ाता। वो इसकी हमदर्दी पर इसे देखता रह गया। अगर तुम चाहो तो मुझे एक हकीकी सहारा भी मिल सकता है, फिर शायद मैं बहुत जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं। चमकती आंखों से इसके तीखे नकोश देखते हुए वो गोया हुआ। तो हो रब इसकी बात का मतलब समझती अपना सर झुका गई। मुझे भूख लग रही है, फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करता है। इसे खामोश देखकर बात बदलने को बोला था। वो इस बात में सर हिलाती बेड से उतर गई। वॉशरूम की तरफ बढ़ते इसके कदम रुके थे। वो पलटी और इसकी जानिब देखा। इसकी सुरमई आंखें इसके रात भर जागने की चुगली खा रही थी। आप सोए क्यों नहीं? इसके सुर्ख डोरों से सजी आंखों को देखते हुए इसने पूछा। तुम जाग गई थी ना? बस फिर इसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। महदस ने संजीदगी से कहा। होरब का मलाल मज़ीद बढ़ा था। वो शख्स जो इसके खौफ की फ़िक्र में सारी रात जागता रहा था, वो कैसे इससे मुंह मोड़ सकती थी? अजीब दो राह था जिस पर वो आ खड़ी हुई थी। एक जानिब इसकी मरहूम बहन थी जिसके लिए इसके दिल में मोहब्बत यकीनन इतनी ज़ोरावर नहीं थी जितनी सामने बैठे शख्स की उल्फत इसे बेचैन किए हुए थी। वो हर नए दिन के साथ इसके सामने बेबस हो रही थी। वो अपने बाल समेटती वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा गई। फ्रेश होकर वापस आई तो वो सोफ़े पर बिखरी चंद फाइल्स समेट रहा था। वाकर्स हनूज़ इसके पास ही थे। छोटे छोटे कदम उठाती इंटरकॉम की तरफ आई। आप क्या लेंगे नाश्ते में? महदस की तरफ देखते हुए इसने धीमी आवाज़ में पूछा। वो जानती थी कि जवाब रोज़ाना वाला होगा, लेकिन इसके बावजूद पूछना जैसे फ़र्ज़ था इस पर। वो वहीं अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। मैं फीका बदमज़ा आमलेट और मोटी ब्रेड खाकर थक चुका हूँ। कुछ चेंज नहीं हो सकता क्या? खिलाफ तवक्को मुँह बसोर कर बच्चों की तरह जवाब दे रहा था। तो क्या? अब यहाँ वो देसी घी से बने पराठे तो मिलने से रहे। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए होरब ने कदरे संजीदगी से इस पर चोट की थी। वो इसे पाकिस्तान में मुतअद्दद बार नाश्ते में पराठा खाते देख चुकी थी। इसके कोरे जवाब पर महदस ने इसे मसनूई खफकी से घोरा। दिल कर रहा है मेरा, इसने जिताने वाले अंदाज में कहा। मोटे हो जाएंगे आप, कहते हुए वो हंसी। वो तप गया। उफ, जालिम बीवी, एहतजाजन बोला था। इसने होरब का ख्याल करके ही वहाँ किसी फ्लैट का अरेंज नहीं किया था, वरना वो जानता था वहाँ हाउस मेड मैसर नहीं होती और इस सूरत में होरब को 3 वक्त किचन में घुसना पड़ता और ये इसे गवारा नहीं था। इसीलिए इसने होटल में रूम बुक करवा लिया था। अच्छा ठीक है, मैं नीचे किचन में जाकर देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कुक से बनवा लेती हूँ, वरना खुद ही ट्राई कर लूँगी। इंटरकॉम वापस रखते होरब ने नरमी से कहा। रियली? इसकी फर्माबरदारी पर वो हैरान हुआ। होरब को हंसी का दौरा पड़ते पड़ते रह गया। यस, क्योंकि मैं ख़ुद भी अब टेस्ट चेंज करना चाहती हूँ। नाश्ते के मामले में मेरी भी आप जैसी हालत हो चुकी है। मतलब वो फीका बदमज़ा आमलेट अब और नहीं। आखिर में होरब ने कुछ दहाई देने वाले अंदाज में कहा था। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाने को टेबल से मैगज़ीन उठाने के लिए झुक गया, जबकि इस पर एक भीगी निगाह डालकर वो कमरे से बाहर निकल आई। ये पहली बार था कि वो पूरे दिल से इस शख्स के सामने हंसी थी। वो ख़ुद अपनी इस हंसी पर उदास थी, जबकि महदस की खुशी इसकी सुरमई आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। हाथ में छुरी पकड़े वो फुर्ती से बारीक गोल गोल आलू काट रही थी। चूल्हे पर रखी पतीली में भुनता मसाला खुशबू उड़ा रहा था। पतीली से उठती भाप इसकी आंखों को नम कर रही थी, लेकिन वो मौसम के आने से पहले पहले किचन के काम से फारिग हो जाना चाहती थी। इसके साथ ही खड़ी माहिरा बेगम दूसरे चूल्हे पर मटन कौरमा गार्निश कर रही थी। हो गया, लाओ मैं कर दूँ। अपने काम से फारिग होकर माहिरा बेगम ने नरमी से कहते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अरे नहीं आंटी, मैं कर लूँगी, बस हो गया। आखिरी आलू छीलती वो मुस्कुराते हुए बोली। माहिरा बेगम इस बात में सर हिलाती मसाले में चम्मच चलाती मसाला भूनने लगी। इन्हें मिर्च कदरे तीखी लगी थी। मिर्चें तेज़ लग रही हैं बेटा, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। उनकी बात पर आलू धोती हुमैरी ने कुछ परेशान होकर भाप उड़ाते मसाले की तरफ देखा। मैंने तो पूरी डालनी थी, पता नहीं कैसे। वो तजब्जुब का शिकार हुई। इसे पता था कि मैसम खाने में हल्की मिर्चें लेने का आदी है। अब तो ये मैसम नहीं खाएंगे और मटन से तो इन्हें वैसे ही चिढ़ है। अरे नहीं चंदा, तेज़ भी खा लेता है। आन तो हर डिश में मिर्चें तेज़ ही रखती थी और मैसम बहुत रग़बत से खाता था। तुम तो फिर इसकी बीवी हो, तुम्हारे हाथ से बना खाना। अपनी धुन में बोलती चली गई।
हुमैरी पर नज़र पड़ते ही इन्हें खामोश होना पड़ा। वो लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए पूरी तवज्जो से उन्हें सुन रही थी। माहिरा बेगम की आंखों में नमी उतर आई। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती चेहरे का रुख मोड़ गई। उनकी दिली कैफियत को समझते हुमैरी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या क्या बना लेती थी वो, उनके बारे में और कुछ बताएं ना। हुमैरी ने उनका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए शीरीं लहजे में दरियाफ्त किया। माहिरा बेगम ने जल्दी से अपनी आंखों के भीगे गोशे साफ़ किए। तकरीबन सब कुछ ही बना लेती थी मेरी आन, लेकिन मैक्रोनी को ज़्यादा ही अच्छी बनाती थी। अपने दिल के दर्द पर काबू पाते हुए उन्होंने लरसती हुई आवाज़ में कहा। उन्हें याद था आन ने एक बार हादी के लिए भी मैक्रोनी ही बनाई थी, जिसमें तेज़ मिर्चों के बाइस हादी ने तो सी करते बमुश्किल आधी प्लेट खाई थी, जबकि मैसम ने इसकी मोहब्बत में आंखों से निकलते पानी के बावजूद बहुत शौक़ से प्लेट साफ़ की थी। अरे वाह, आपको पता है मैक्रोनी तो राबी भी बहुत अच्छी बना लेती थी, इसे बहुत पसंद थी। आलू पतीली में डालकर चूल्हे की आंच हल्की करते हुए वो खुशदिली से बोली। नामहसूस अंदाज में इसने उनका ध्यान हूरब की जानिब मबजूल करवाया था।